हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 1 फॉर 2020-21 क्लास 10th का साइंस का ये प्रैक्टिस पेपर है बेटा, जिसका कोड रहेगा 086। मैक्सिमम मार्क्स 80, आपको पता है, टाइम 3 आवर्स। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एक बार हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और अब की बार बेटा आपके मजे होने वाले हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस को लेकर। और ये प्रैक्टिस पेपर आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एडुटेल की तरफ से जो है आपके लिए फॉरवर्डेड किया गया है, ठीक है। और टाइम 3 आवर्स ही रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो है आपके टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा? 36 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन ए जो होगा उसमें आपके 1 to 20 क्वेश्चन होंगे और 1 to 20 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अलग अलग टाइप्स रहेंगे। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी टाइप रिएक्शंस जो क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको पैराग्राफ दिया गया होगा और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने होंगे। इस तरह कई पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जो आप जब हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आज हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका सेक्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके मार्क्स जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी रेंज रहेगी 30 to 50 वर्ड्स। थर्ड जो सेक्शन होगा आपका, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट सेक्शन सी सेक्शन होगा 27 से 33, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा आपका, 50 to 80 वर्ड्स की लिमिट रहेगी। डी सेक्शन में आपको 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं और 80 to 120 आपकी लिमिट रहेगी। ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस जो है वो प्रोवाइडेड की गई होगी, ठीक है। और देखिए बेटा ये बिल्कुल सेम पैटर्न जो सीबीएसई का पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। और 1 मार्क के क्वेश्चन आपकी बार आपके लिए बहुत ही स्कोर जो है वो आपको दिलाने वाले हैं। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि किस तरह से जब आप लेंथी क्वेश्चंस को भी याद करते हो तो उसमें 1 मार्क के जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो वो सब आपको करना ज़रूरी है। तो आइए बेटा आप स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट 1 ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर। तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर। साथ साथ कॉपी पेन लेके खुद से करते रहिए। मेरे आंसर बताने से पहले ही कोशिश करिए कि आपका आंसर कॉपी पे आ जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ऐसा करते हो इट मीन्स कि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ओके। और नहीं क्वेश्चन आता है तो उसको फिर क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इज एयर, तो मैग्नीशियम बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट जो है ये पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट लगा के, तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on zinc granules, on touching the flask do you feel any change in its temperature। क्वेश्चन क्या है बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 इज poured on zinc granules, ठीक है। आफ्टर दैट देयर विल बी द रिएक्शन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवोल्व्ड हियर। और क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे क्या होगा? टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगी। सो क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल डायरेक्ट साथ साथ क्लियर भी करूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, राइट एंड केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला आपको लिखना है, वेरी इजी। केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए, NaHCO3। ये क्या रहेगा? ये केमिकल फॉर्मूला होगा किसका? बेकिंग सोडे का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन कंपाउंड्स हैव। तो कार्बन कंपाउंड्स का क्या होता है बेटा? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बट लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग बट लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो उनका होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो आंसर सी यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट इन ग्लास प्रिज्म।
जो कौन सा कलर जो है वाइट लाइट का फास्ट ट्रेवल करता है, तो बेटा कौन सा कलर फास्ट ट्रेवल करता है, रेड कलर फास्ट ट्रेवल करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और स्लो कौन सा करेगा, ब्लू कलर स्लो करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और बेटा आगे वीडियो जो है आगे क्वेश्चन करने से पहले बताना चाहूँगी कि कंप्लीट चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ जो है यहाँ पर अवेलेबल है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, और सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ मोटर कार एंड वाई। तो कौन से मिरर यूज किए जाते हैं बेटा, मिरर यूज किए जाते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द मोटर कार एंड वाई, बिकॉज उसमें जो रेज होती हैं वो कैसी आती हैं, वो पैरेलल आती हैं। ठीक है, रेज जो है वो फोकस से टकराने के बाद जो है, यानी मिरर से टकराने के बाद कैसी हो जाएंगी, पैरेलल आती हैं, जिससे हम चीज़ें आगे की अच्छी तरह से देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, in a concave mirror where should we keep the object so that image formed will be real, inverted and enlarged। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कॉनकेव मिरर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। जो लाइट है वो बैंड करती है जब हम वन मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। तो बेटा बैंड क्यों करती है, बैंड करने का रीज़न होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है या तो वो इंक्रीज कर जाएगी या वो डिक्रीज कर जाएगी। डिपेंड करेगा लाइट वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है या लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो द वेलोसिटी मे गेट डिक्रीज और इंक्रीज, ये इसका आप आंसर लिखोगे। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉनकेव मिरर वेयर शुड वी कीप द ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो बेटा कहाँ पर रखेंगे आप कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कि इमेज जो बने वो रियल भी हो, इन्वर्टेड भी हो और एनलार्ज भी हो। तो रे डायग्राम से आपका ये क्वेश्चन है, तो कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच आप रखोगे। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड 4 फिंगर इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की में जो है आपको बताना है, डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें फोर्स, ठीक है, फोर्स को इंडिकेट करता है। इसके लिए मैंने आपको जो वर्कशीट कराई तब भी आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि फादर, मदर और चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये थंब जो है फोर्स क्या रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट होगा, थंब से रिप्रेजेंट होगा। एंड जो हमारी 4 फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और सी क्या होगा, मिडल फिंगर, दैट विल बी करंट। तो आपको ये पता होना चाहिए, यही हमारा क्या है, दैट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉयल इज सस्पेंडेड फ्रीली, इन विच डायरेक्शन विल इट सेटल एंड वाई। तो बेटा सोलेनॉइड कॉयल जो है सस्पेंड, अगर फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो किस डायरेक्शन में अपने आप को सेटल कर लेगी। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों वो ऐसा करेगी, रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगी। जो सोलेनॉइड है, हमने पढ़ा था कि जो सोलेनॉइड कॉयल है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, इसीलिए वो, और जब बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्या होता है, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को जो है अलाइन हो जाती है उसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर भी क्या होगा, एज अ बार मैग्नेट इट विल अलाइन, इट विल सेटल डाउन इनटू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो वाई में लिख देंगे बिकॉज इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, गिव सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी ऑफ सेल। वेरी इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी ऑफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल को एक जो है इस तरह से, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल। ओके,
जो बिग लाइन है वो पॉजिटिव, स्मॉल लाइन रहेगी नेगेटिव। ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। अब अगर हम बात करें बैटरी, व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बैटरी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये 4 सेल्स की बैटरी हो गई। अब इसके अंदर आप ऐसे करेंगे और जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं ना, तो पता क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ये वाले, ये चीज़ हो गई। तो ये क्या बन गई? ये बैटरी हो गई आपकी। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। ये सेल है तो ये बैटरी है। नेक्स्ट करेंगे बेटा, what will be the amount of heat produced in a resistor R carrying a current and having a potential difference across it in time t? हीट प्रोड्यूस, यानी ये फॉर्मूला पूछा गया है आपसे हीट का। तो हीट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, H इज इक्वल टू VIT, ठीक है, H इज इक्वल टू VIT। I इज द करंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, T इज द टाइम। अब देखिए अगर आपको R की फॉर्म में निकालना है तो आप V की जगह IR फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। तो V की जगह आप क्या कर देंगे, IR, ओम्स लॉ, और I हो जाएगा, और T तो क्या आ गया, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप किसी तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी एक फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, यस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो बेटा जो आर्टरी होती है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यानी जो वेन्स होती हैं वो तो जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेकर आएंगी, उसको हार्ट तक वापस लेकर आती हैं, और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन लिखनी है, वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 plus oxygen, and when you balance this equation then you put 6 6 6, okay, ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सबके सामने 6 6 लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप इसको याद रखने के लिए भी कर सकते हैं, वैसे देखिए इसमें तो 6 है ना, 6 6 बहुत है, इसमें 6 लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 6 6 वैसे तो बहुत इजी है इसको बैलेंस करना। आप वैसे डायरेक्ट लिखने के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप बाकियों में 6 6 लगा दीजिए, इसमें तो 6 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, When do the desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? तो कब बेटा डेजर्ट प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? सो डेजर्ट प्लांट जो है वो रात को लेते हैं, इन नाइट, ठीक है। नाइट के अंदर वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होता है, क्योंकि रात के समय ही उनके जो स्टोमेटा हैं वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। तो आपको ये फूड चेन बनानी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ग्रास होगा, उसके बाद देखिए ग्रास को कौन खाएगा बेटे, ग्रास को रैबिट खाएगा, और रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को स्नेक खा लेगा, और स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को हॉक खा लेगी, ठीक है ना, चील जो है वो खा लेंगी हॉक, ठीक है, बाज। उसके बाद देखिए ये हो गई हमारी जो फूड चेन है वो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट है, ये आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, वाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डीकम्पोजर्स। तो बेटा फंजाई और बैक्टीरिया को डीकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है, वेरी सिंपल, बिकॉज दे डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल एंड soil get absorb that, so the plant they can reuse it। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो भी जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं, ओके। और उससे क्या होता है कि वो सॉइल में चले जाते हैं और जो प्लांट्स हैं वो दोबारा उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर फंजाई और बैक्टीरिया ना हो तो सोचिए जो भी डेड चीज़ें हो जाती हैं वो जो है मुश्किल हो जाएगा एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। तो आपको एक एंजाइम का नाम लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम के, और उसका फंक्शन भी आपको लिखना है। तो बेटा एक एंजाइम का नाम लिख देंगे हम, एमाइलेज एंजाइम,
ठीक है, क्या हो जाएगा, अमाइलेज एंजाइम। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब हम मुंह में खाना चबाते रहते हैं तो हमें क्या लगता है, कुछ देर बाद वो मीठा लगना शुरू हो जाता है। ओके, बिकॉज द अमाइलेज एंजाइम दे कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में आपको क्या दिया गया है, एक असर्शन होगा, उसका रीजन दिया होगा। आपको बताना है ए बी सी और डी कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि जो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सेकंड देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी करेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इनमें से चारों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, और बेटा जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं जितने चैप्टर्स के, उन सब में भी इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है असर्शन रीजन की। ठीक है, तो वहाँ पे विजिट करके आप उनको ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा बिल्कुल ठीक बात है, रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक है। रीजन क्या दिया गया है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज हमने खाया है बॉडी में, हमारी जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, यानी रीजन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि जो ए है, जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको ये चीज़ें देखनी है, पहले तो आपको क्या देखना है कि ये ठीक है या नहीं है और रीजन ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों बातें ठीक हैं तो क्या जो पॉइंट ऊपर दिया गया है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नीचे रीजन में दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, सोचना है। उसके बाद देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 15। देखिए असर्शन, यहाँ पे इंटरनल चॉइस गिवन है आपको। असर्शन जो है वो क्या है, फ्रॉग मोस्टली ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो बेटा ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल ही होगा। ठीक है, तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या है, फ्रॉग मोस्टली फीड ऑन इंसेक्ट्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो ये बात ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आई ना यहाँ पे, असर्शन तो गलत ही हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन जो है वो फॉल्स है लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है। तो ये आपका डी जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का इसका। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असर्शन गिवन है इन द फूड चेन थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स। ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल ही जो है कार्निवोर से ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, सम ऑफ द कार्निवोर आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कि जो कार्निवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं। तो ये ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपका डी हो गया, क्योंकि इसमें असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है, ऊपर वाले की तरह ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन गिवन है द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन गिवन बाय मेंडल इज द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, सेग्रीगेशन प्रिंसिपल किसने दिया था, वो दिया था मेंडल ने। ठीक है, बिल्कुल। रीजन क्या है, गैमीट्स आर प्योर फॉर ए कैरेक्टर। ठीक है, तो गैमीट्स जो हैं वो एक कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। तो ये भी प्योरिटी ऑफ गेम्स जो है गैमीट्स यही है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको ये पैराग्राफ जो है गिवन है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और गिवन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, पैराग्राफ को एक बार आप जो है फिर से पढ़िए। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. ठीक है,
Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely. Some use other pathways that do not involve oxygen. तो बेटा टू टाइप्स का जो है यहाँ पर पाथवे होगा, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक. टू टाइप्स का, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसमें कौन सा वेज होगा? ए आंसर रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. टू वेज हो गए, क्योंकि दोनों ही वेज में एनर्जी निकलती है. एनारोबिक में कम निकलती है, एरोबिक में ज़्यादा निकलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं वो कौन से हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं होता ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन है. रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है. तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सी डी तीनों है, तो बी सी डी ओनली, सी जो है इसका आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, थर्ड पार्ट. फैटीग इन मसल्स अकर ड्यू टू. तो बेटा जो मसल्स के अंदर फैटीग होता है वो किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. किसके कारण होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो फैटीग होता है, तो बी जो है इसका सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन. तो बेटा पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया. ए जो है इसका सही आंसर आपका रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इन ह्यूमंस हाउएवर वी रेस्पायर एनारोबिकली when the heart and lungs cannot work fast enough to provide enough oxygen around the body to break down the glucose. This cause formation of. तो बेटा जब हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जब हम तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस समय, तो हमारे जो है फास्ट इनफ काम होता है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. उस टाइम जो ब्रेकडाउन होता है उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. किसकी फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. रीड द फॉलोइंग एनी एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 18 फर्स्ट टू 18 फिफ्थ. ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. 5 आपको पार्ट दिए गए हैं इस पैराग्राफ के बेस पे. The valency of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of an atom. तो बेटा एटम के बाहर जो outermost shell होती है उसमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे हमें वैलेंसी पता चलती है. एंड एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक साइज जो है वो रेडियस से पता चलता है. द एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल. दिस इज द एटॉमिक साइज. अब करते हैं क्वेश्चन. देखिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16. तो बेटा देखिए 12 है तो 2A2, वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई. 16 है 2 8 6 है ना लास्ट में, 8 में से 6 माइनस कर दीजिए, वैलेंसी आ गई 2. तो कितना आंसर आया? फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 2 and 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पीरियड आर गिवन बिलो. तो बेटा देखिए बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है आपका. एटॉमिक नंबर जो है इन सबका दिया गया है. आपको क्या बताना है कि आपको देखिए द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय. तो इन सब की वैलेंसी जो है वो किससे डिटरमाइन की जा सकती है? तो हमने व्यू पर पढ़ा वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. तो ए जो है इसका सही आंसर होगा. ठीक है, बाकी ऑप्शन भी बेटा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 का थर्ड जो पार्ट है, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ वैलेंसी. तो वैलेंसी क्या रहती है? जब हम जो है किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं वैलेंसी हमेशा सेम रहती है. ठीक है, पीरियड में वैलेंसी पहले क्या करेगी? इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है. लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो क्या रहती है? ये रिमेन्स द सेम. सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट. एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड की एटॉमिक रेडियस आपको गिवन है तो आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है. तो बहुत ही आसान है. तो सबसे कम पहले किसकी है? ऑक्सीजन की. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिर है किसकी? कार्बन की. उसके बाद नेक्स्ट 77 से ज़्यादा किसकी है? बोरोन की. तो O C ये देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन. आफ्टर दैट है बेरिलियम की एंड देन लिथियम की. तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. ओके, क्योंकि आपको गिवन है.
नेक्स्ट देखिए, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट, ये ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। कहाँ से कहाँ जाने पर, ये देखिए ये क्या है लेफ्ट साइड, ये क्या है राइट साइड। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। वही आंसर में ढूंढ लीजिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। ये चीजें हमारी मैच कर गई, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इस फिर से पैराग्राफ है बेटा, इसको फिर से रीड करना पड़ेगा। देखिए आपको यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, फिर से इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर गिवन है। आपको दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम। तो 2 लेंस सिस्टम होते हैं, ये आई पीस होता है एंड 1 इज ऑब्जेक्टिव साइड, ऑब्जेक्टिव पीस होता है। आई पीस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बेटा देखिए जो आई पीस है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है एंड मैग्नीफाई द इंटरमीडिएट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, उसकी जो इंटरमीडिएट इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे कहाँ बन रही है, इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे यहाँ बन रही है, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनेगी, यहाँ पे इससे इमेज बनेगी, इससे जो हमें दिखाई देती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। शॉर्ट फोकल लेंथ विद टिपिकल मैग्निफिकेशन, यानी हाई मैग्निफिकेशन 5x to 100x। द आई पीस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। And in the given ray diagram of compound microscope, the objective lens form a real inverted and magnified image, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज I1 एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो I1 जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए। द आई पीस एक्ट इज लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आई पीस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है एंड फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपको इसके क्वेश्चन जो है करने हैं और इनके क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए टू मेक ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर रिक्वायर्ड, कौन सा लेंस हमें यहाँ पर चाहिए, कौन सा आंसर आएगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हमें यहाँ पर, ये भी कॉन्वेक्स है ये भी कॉन्वेक्स है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, ऑब्जेक्टिव लेंस का हमने क्या पढ़ा था कि उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी और पावर जो है उसकी हाई होगी। इसी में आपका दिया गया है, देखिए शॉर्ट फोकल लेंथ एंड टिपिकल मैग्निफिकेशन यानी हाई मैग्निफिकेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 का थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी। तो देखिए हमने अभी किया था ना, इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी, बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड जो है इमेज होगी यहाँ पे। तो ये आपका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस वुड बी, ऑब्जेक्ट के लिए जो है आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस यानी I1 इमेज, वो जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द आई पीस एक्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फॉर्म अ। तो आई पीस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा और कैसी इमेज फॉर्म होती है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो ये आपका ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। बेटा फिर से पैराग्राफ दिया गया है, वेरी इजी, अब की बार बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी तरफ फोकस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव इनसाइड इट, देयरफॉर इट इज टेकन बाय द कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। जो डायरेक्शन है बेटा यानी मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल के किस तरफ मर्ज होती है, साउथ पोल की तरफ, ठीक है, साउथ पोल की तरफ जो है वो मर्ज होती हैं। नाउ अब देखिए जो इसमें क्या लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व होती हैं। उसके बाद देखिए जब ये कर्व होती हैं तो जो ये मैग्नेट है ये क्या है, ये बार मैग्नेट है। मैग्नेट के बाहर आपको नॉर्थ टू साउथ दिखाई देगी
और अगर आप मैग्नेट के अंदर की बात करो तो देखिए ये ऐसे आपको नजर आ रही है जैसे कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होती हैं, ये पूरी तरह से ऐसे क्लोज कर्व होती हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ए रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट, ठीक है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच देयर इज मैग्नेटिक फोर्स, ये भी होता है। स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच द इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट। तो बेटा ये तीनों ही होते हैं। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रीजन भी है, एरिया भी है, और एक जो मैग्नेट इन्फ्लुएंस यानी उसका जो फोर्स है, मे बी वो अट्रैक्ट होगी, मे बी वो रिपेल होगी, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। नेक्स्ट देखिए, no two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection there will be the two direction, which is not possible. A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। The compass needle would point towards two directions, which is not possible. थर्ड क्वेश्चन देखिए, the relative strength of the magnetic field is, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो आपकी क्या होती है? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी पास पास लाइन है वो उससे पता चलता है। द डिग्री ऑफ फारनेस नहीं होता, सेकंड गलत हो गया। प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एंड सी बोथ, ठीक है। तो आपका डी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए एंड सी बोथ, दोनों ही यहाँ पर आपका होगा आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? एट बोथ द पोल्स। बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स, इनसाइड द मैग्नेट, अभी मैंने बताया आपको इनसाइड द मैग्नेट होता है साउथ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ए सही आंसर होगा। अगर बेटा आउटसाइड पूछा होता, ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड पूछा होता तो आपका होता नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और अब आपसे इनसाइड पूछा जा रहा है तो ये होगा साउथ टू नॉर्थ। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी बेटा आपके आज के जो है टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और टोटल कितने मार्क्स के? 32 मार्क्स के आपके ए सेक्शन आपका ये कंप्लीट हो गया है इस प्रैक्टिस पेपर का। नेक्स्ट हम जो है सेक्शन बी करेंगे, सेक्शन सी करेंगे, सेक्शन डी करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जो क्वेश्चंस हैं उनका बेनिफिट मिल सके और वो भी अच्छा स्कोर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।